स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ऑफिशियल मीडिया AIR एनालिसिस के तहत आज हम GM सरसों पर बात करेंगे। आप जानते हो इसकी एनवायरमेंटल रिलीज की सिफारिश की गई है। हालांकि भारत सरकार ने इसकी व्यावसायिक खेती की अनुमति नहीं दी है, लेकिन इस संबंध में कुछ बातें हमारे सामने आई है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उसी दिशा में मैंने आज का ये लेक्चर तैयार किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। GM सरसों की एनवायरमेंटल रिलीज की सिफारिश, ये जो सिफारिश की गई है ये की गई है अक्टूबर 2022 में। अब सवाल पैदा होता है कि किसने की, तो GEAC ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे इस तरीके से कहा जाएगा कि GM फसलों या GM जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी एनवायरमेंटल रिलीज की सिफारिश सरकार को करता कौन है, तो GEAC। इसका पूरा नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। आप हिंदी में लिखना चाहो तो इस तरीके से कह सकते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये सिफारिश करता है। लेकिन यहां आपको विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी है कि इसकी सिफारिश को मानने के लिए भारत सरकार बाध्य नहीं है। माने तो माने, ना माने तो ना माने, बाध्य नहीं है। सिफारिश कर दी, अच्छी बात है, लेकिन माने तो माने, ना माने तो ना माने, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अब आप देखिए, ये जो GM सरसों है इसमें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। GM, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम है जेनेटिक मॉडिफाइड। नाम से ही पता लग रहा है, जीन के द्वारा रूपांतरित सरसों, GM सरसों। कोई जीन प्रवेश करवाया गया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और हमारे सामने सरसों की एक नई प्रजाति आ गई, एक किस्म आ गई, जिसको हमने GM सरसों नाम दे दिया। अब GM सरसों बहुत सारी प्रजातियों को लेकर आता है, जिनमें से एक प्रजाति जो हमारे सामने आई है, जिसका नाम आप देख रहे हो, ये नाम याद रखना है, इसका नाम है DMH11। DMH11, ये ध्यान रखना है आपने। अब देखिए, यहां पर जो आपके क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि अभी हाल ही में GM सरसों की एनवायरमेंटल रिलीज की सिफारिश की गई, उसका नाम क्या है? उस GM सरसों का नाम क्या है? उस GM सरसों का नाम है DMH11। रच बस जाना चाहिए ये। और भी इसके बारे में मैं बता देता हूं। इसका जो विकास किया है, इसको जो डेवलप किया है, ये किया है दीपक पेंटल ने। दीपक पेंटल ने किया है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति हैं। इन्होंने इसका विकास किया है और इसमें जो इनका सहयोग दिया है, जो आर्थिक सहयोग दिया है, वो दिया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में कुछ बात बताना चाहूंगा आपको मैं। एक तो इसकी स्थापना कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है। एक इसका हेड ऑफिस इंपॉर्टेंट है। दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है। स्थापना जो की हुई इसकी 16 जुलाई 1965 को,
और ये की गई थी वर्गीज कुरियन के द्वारा। वर्गीज कुरियन आपके लिए नाम कोई नया नहीं है, ये अमूल मेन के नाम से इनको जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व इन्होंने किया था और जो इसका हेड ऑफिस है ये है आनंद, गुजरात में है। ये जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है इसके बारे में एक बात और बताना चाहूंगा। धारा, आपने नाम सुना होगा, धारा। खाद्य तेलों का निर्माण होता है। आप ये कह सकते हो कि एक ब्रांड है जिसके नाम से खाद्य तेलों को बेचा जाता है। वो जो जारी करता है वो ये बोर्ड जारी करता है। आप एक लाइन लिख दीजिए, इस ब्रांड के नाम से यह है खाद्य तेलों की बिक्री करता है। तो धारा नाम का जो ब्रांड है खाद्य तेल के संबंध में मैं बात करूंगा आगे खाद्य तेलों की, तो वो जो निकालता है वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है। वर्गीज कुरियन ने इसकी स्थापना की थी 1965 में। वर्गीज कुरियन जो है ये अमूल मेन है, अमूल डेयरी के संस्थापक भी है ये वर्गीज कुरियन। और ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया था इन्होंने, ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया था। और ऑपरेशन फ्लड के बारे में आप भली भांति जानते हो, ये डेयरी विकास से संबंधित है, डेयरी उत्पाद को बढ़ावा देना, उससे संबंधित है। कई बार आपके एग्जाम में आता है। ये श्वेत क्रांति के जनक, ऑपरेशन फ्लड को ही श्वेत क्रांति कहा जाता है। यही क्या है, व्हाइट रिवोल्यूशन है ये, श्वेत क्रांति। अब अपने तरीके से इसको व्यवस्थित कर लेना, मैंने बहुत सारी बातें इसके अंदर जोड़ दी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दीपक पेंटल ने जीएम सरसों की इस किस्म का विकास किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति है और इसमें जो इनके जो आर्थिक सहयोग किया है वो किया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की भी मैंने जानकारी आपको दे दी। इस बात को आप नजरअंदाज ना करें। जीईएसी के बारे में, जीईएसी ये इंपॉर्टेंट होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेजल, ये डबल पी है, एप्रेजल कमेटी। तो एक बार आप इसे नोट करें। अब देखिए, ये तो सिफारिश है, सरकार इसको मानती है नहीं मानती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यदि सरकार इसकी व्यावसायिक खेती को स्वीकृति दे देती है तो यह पहली जेनेटिक मॉडिफाइड खाद्य फसल होगी भारत की। आइए, यदि सरकार इसकी व्यावसायिक खेती को मंजूरी देती है तो यह भारत में स्वीकृत होने वाली पहली जीएम खाद्य फसल होगी। इससे पहले सरकार ने 2002 में ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन की व्यावसायिक खेती को अनुमति दी थी। अब बीटी कॉटन है, कपास है, खाद्य फसल तो है नहीं। एक लाइन लिख दीजिए, इससे पहले भारत सरकार ने ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन की व्यावसायिक खेती को अनुमति दी थी। तो यदि सरसों को ये अनुमति दे देती है तो पहली खाद्य फसल होगी।
अब बीटी कॉटन है, कॉटन कपास होता है, खाद्य फसल तो है नहीं। यहां पर एक बात जरूर बताना चाहूंगा, बीटी के बारे में खूब पूछा जाता है। बैक्टीरिया है ये, कोई कह दे क्या है, बैक्टीरिया है। नाम क्या है? बेसिलिस थुरिजिएंसिस। याद कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट, सारा बताया हुआ है बीटी कॉटन के बारे में आपको, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं बात करने जा रहा हूं, ये जीएम सरसों है, जीएम बैंगन इससे पहले विवादित था, जीएम कॉटन, सॉरी बीटी कॉटन। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित जो प्रोडक्ट है, जिनको जीन का प्रवेश करवाकर एक नए रूप में बनाया जाता है, आखिर सरकार इसके पीछे क्यों पड़ी है? ऐसा क्यों करना चाहती है सरकार? जैसे हम जीएम सरसों को लेते हैं, हम जीएम सरसों की बात करते हैं, आखिर सरकार जीएम सरसों को ऐसा स्वीकृति क्यों दी? इसने सिफारिश की है, भाई सरकारी तो करवा रही है, भाई आप बताएं, एनवायरमेंटल रिलीज को करें, फिर हम मंजूरी दें, हालांकि इसका विरोध काफी हो रहा है। तो ऐसा सरकार क्यों कर रही है? आइए, आवश्यकता क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इसको बिल्कुल नजरअंदाज मत कर देना। भारत खाद्य तेलों की मांग को पूरा करने के लिए कुल खपत का 70% आयात करता है। अब आप देखिए, 70% आयात करता है, इंपोर्ट करता है। इकोनॉमिक्स की दृष्टि से यदि मैं आपको बताऊं, पहले मैं इकोनॉमिक्स की दृष्टि से बता देता हूं, यदि हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, आयात ज्यादा करेंगे, तो ऑब्वियसली वो बात है, जो हमारी विदेशी मुद्रा है डॉलर, ये बाहर जाएगी। व्यापार तो डॉलर में ही होगा ना, तो डॉलर की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब डॉलर की जब कमी हो जाएगी तो डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब यदि डॉलर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो हमारा जो रुपया है, रुपए की कीमत कम हो जाएगी। इकोनॉमिक्स में हम इसको अच्छे तरीके से समझते भी हैं, यहां भी मैंने एक बेसिक चीज आपको बता दी, रुपए की कीमत भी कम हो जाएगी तो रुपया गिर जाएगा, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, दूसरे देश से हम खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली बात है हमें उसे डॉलर देना पड़ेगा, और डॉलर देना पड़ेगा जब हमारी जेब से डॉलर बाहर निकलेगा तो हमारे डॉलर की कमी होगी, और डॉलर की कमी होगी तो डिमांड होगी डॉलर की, और जब डिमांड होगी तो ऑब्वियसली बात है उसकी कीमत ज्यादा होगी। जब उसकी कीमत ज्यादा होगी तो एक की कीमत तो गिरेगी, और वो गिरने वाली कीमत होगी रुपए की। याद करो, इकोनॉमिक्स के लेक्चर में आपको बखूबी इसके बारे में बताया जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट देखिए जाकर, वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है। अवमूल्यन अधिमूल्यन के बारे में बताते हैं आपको। अब देखा है नहीं देखा है वो आपकी। वापस मैं आता हूं 70% आयात पर, लेकिन इससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा। 70% आयात करता है खाद्य तेलों का। इसके कहने का मतलब यह है कि यदि 100 लीटर खाद्य तेल भारत को चाहिए तो 70 लीटर हम विदेशों से मंगा रहे हैं। आसान भाषा ये रही। लेकिन आप देखिए, आयात पर दूसरा सर्वाधिक खर्च है ये। सबसे ज्यादा खर्च हम इस पर नहीं करते। सबसे ज्यादा जो हम खर्च करते हैं वो हम करते हैं क्रूड ऑयल पर। क्रूड ऑयल पर, जो पेट्रोलियम वगैरह होते हैं ना, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा तेल, उस पर हम खर्च करते हैं सबसे ज्यादा। और ये हम खर्च करते हैं लगभग 85%। तो दो आपको आंकड़े याद रखने हैं। खाद्य तेलों पर हम जो खर्चा करते हैं, मतलब 70% हम आयात करते हैं। खाद्य तेल 70% आयात करते हैं, और क्रूड ऑयल जो है हम 85% आयात करते हैं। ये दोनों आंकड़े आपको पता होने चाहिए। ये एग्जाम में आया भी हुआ है। हालांकि पर ईयर ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए मैंने लगभग शब्द इस्तेमाल कर लिया।
और ये जो 70% हम खाद्य तेल आयात करते हैं, इसमें से हम 43% पाम तेल का आयात करते हैं। 43% पाम तेल, और ये हम करते हैं इंडोनेशिया से। हम जो सर्वाधिक आयात करते हैं, सबसे ज्यादा पाम तेल का आयात जो हम करते हैं इंडोनेशिया से करते हैं। इंडोनेशिया, और दुनिया में सर्वाधिक पाम उत्पादक देश भी यही है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाम उत्पादक देश ये है। तो सबसे ज्यादा आयात जो है हम इंडोनेशिया से करते हैं, और दूसरे नंबर पर है मलेशिया। दूसरे नंबर पर मलेशिया है। तो मैंने आपको ये बता दिया। तो ये जो 70% आयात करते हैं, तो सरसों को हम यहां पर, या आप ये कह सकते हो कि सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देकर हम इस आयात को कम कर सकते हैं। मेन मुद्दा यही है, और कारण तो और भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेन फोकस इस पे है। तो यदि हम सरसों के उत्पादन को बढ़ाएंगे तो सरसों का तेल आएगा, तो खाद्य तेलों को हमें कम आयात करना पड़ेगा। कम आयात करना पड़ेगा तो डॉलर बाहर कम जाएगा, तो डॉलर में कमी नहीं आएगी। कमी नहीं आएगी तो डिमांड कम होगी, और डिमांड यदि कम होगी तो रुपया हमारा मजबूत होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसका। अब देखते हैं आगे की स्थितियां क्या होती है। हालांकि इसका विरोध भी काफी हो रहा है। इसी विरोध के चलते देखते हैं सरकार क्या डिसीजन लेती है, किस तरीके से बैलेंस बिठाती है। एक बार आप इसे नोट कर लो। तो दोस्तों, आज हमने खाद्य तेलों से जीएम सरसों को जोड़कर पढ़ा। यही पढ़ने का अपना एक तरीका होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कैसे हम एक खबर को साइंस से, इकोनॉमिक्स से, आर्ट एंड कल्चर से कैसे हम जोड़कर पढ़ते हैं, ये आप में कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, और मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है। तो दोस्तों, इसी दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।